हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम। सिलेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी कार में बैठ के आए हैं करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज को डिस्कस करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस। टॉपिक नंबर 1, अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज काफी न्यूज में थी बिकॉज दिल्ली के अंदर एक फिएस्को चल रहा है। अभी अभी भी चल रहा है, इशू 1 साल हो गया इसको। दिल्ली अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसको लेके एक प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। As per 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस शुरू हो गया था। अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लोकल लेवल पे लोकल गवर्नेंस प्रोवाइड करना था। इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नेंस है। 3 टियर ऑफ गवर्नेंस का क्या मतलब है? नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जो रूरल एरियाज है उसमें भी फर्दर 3 पार्ट में इस लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है विलेज, यानी कि विलेज जो नॉर्मल जो गांव का इलाका है, विलेज, वहां पे जो ग्राम सभा है वो इलेक्शन करेंगे। ग्राम सभा का क्या मतलब है? वो गांव वाले जो जिनकी एज 18 से ऊपर है जो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, तो वो सभी ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और विलेज लेवल पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। विलेज लेवल पे जो बॉडी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है वो होती है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम सभा के मेंबर्स वोट करते हैं ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत के सरपंच सरपंच जो हेड होते हैं और बाकी के पंचिफ। ठीक है, उसके ऊपर होता है ब्लॉक लेवल पे, ये विलेज लेवल पे, उसके ऊपर होती है ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति। जो ग्राम पंचायत है, अलग अलग गांव, सपोज कीजिए 100 गांव है एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब ये 100 गांव में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके जो सरपंच है वो वोट करेंगे ब्लॉक लेवल पे। कुछ समस्याएं गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे सॉल्व की जा सकती है, बट कुछ प्रॉब्लम्स मल्टीपल विलेजेस एक साथ फेस करते हैं, तो इसीलिए ब्लॉक लेवल पे हम पंचायत समिति का भी इफेक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। पंचायत समिति अलग अलग, ये सपोज कीजिए एक ब्लॉक के अंदर 100 विलेजेस आते हैं, तो इन 100 गांवों में जो भी समस्या है वो ब्लॉक लेवल पे डिसाइड की जा सकती है एक साथ। ब्लॉक लेवल के ऊपर आता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सबसे पहले विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होती है जिला परिषद। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर कोई प्रॉब्लम विलेज लेवल पे है तो ग्राम पंचायत सॉल्व करेगी। ग्राम पंचायत के मेंबर्स वोट करते हैं ब्लॉक लेवल पे, फिर वो जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो बनते हैं पंचायत समिति, और पंचायत समिति के मेंबर्स वोट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनती है वो जिला परिषद। सो ये रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का ये मेन स्ट्रक्चर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको प्रोवाइड किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने। एम क्या था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका एम था ना। इसके अंदर एक और चीज प्रोवाइड की है कि जो विलेज लेवल पे इलेक्शन है, जैसे कि ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, तो ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होते हैं, बाकी के पंच भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे, एक तो सरपंच होंगे जो हेड होंगे ग्राम पंचायत के, बाकी के मेंबर्स होंगे। ये जो सरपंच है, इन सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है? ग्राम सभा वाले पहले मेंबर्स के लिए वोट करेंगे और उसके बाद वो सरपंच के लिए वोट करेंगे कि इस ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा। ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होंगे, जो पंचायत समिति और जिला परिषद के हेड होंगे, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जो यहाँ पे ग्राम पंचायत चुनी गई है, जो इलेक्ट हुई है, इन्हीं के मेंबर वोट करेंगे। बार बार आप गांव वालों को ग्राम सभा से वोट नहीं करवाओगे। ठीक है, ये है रूरल लेवल पे जो स्ट्रक्चर है वो। अब आते हैं अर्बन लेवल पे। अर्बन लेवल पे आप लोग जो अभी शहरों में रह रहे हो, आई मीन बहुत ज्यादा लोग हो आप, ठीक है, तो गांव का तो आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा। अर्बन में हमारे यहाँ क्या होता है? इलेक्शन होते हैं किसके? पार्षदों के होते हैं ना, पार्षदों के इलेक्शन, उनको काउंसिलर्स बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। ठीक है, तो म्यूनिसिपल काउंसिलर हर एरिया को, पूरे जिले को, पूरे एक अर्बन एरिया को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं पार्षद हिंदी में, और इंग्लिश में उसको काउंसिलर बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर। ये म्यूनिसिपल काउंसिलर, ये जो भी पार्षद है, ये उसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी, इनके मेंबर्स होते हैं। नाउ वहां जाएंगे तो वहां पे एक हेड भी चाहिए। जो हेड होता है उसको मेयर भी बोलते हैं, चेयरमैन भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। इन 3 अलग अलग टर्म्स से जो अर्बन एरिया के अंदर लोकल बॉडी है उसके हेड को एड्रेस किया जाता है, मेयर या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। अब ये जो मेयर के इलेक्शन है उसको वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। जैसे कि ये जो पार्षद हैं, ये जो म्यूनिसिपल काउंसिलर्स हैं, या तो ये सिलेक्ट करेंगे कि मेयर कौन होगा, हम में से कौन मेयर बनेगा, या मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जहां पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल लोग हैं, आप और हम लोग वोट करेंगे कि हमारा मेयर कौन होगा। पहले हम वोट करेंगे काउंसिलर्स के लिए, फिर वोट करेंगे मेयर के लिए।
तो ये दो तरह के हो सकते हैं। दिल्ली में अभी क्या इशू चल रहा है, दिल्ली में भी इशू ये चल रहा है कि जो मेयर के इलेक्शन है, पहले तो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, पहले दिल्ली में 3 एमसीडी होती थी, ठीक है, ये जो लोकल बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अब इसको यूनिफाई कर दिया, एक ही एमसीडी हो गई है और इसके अंडर इलेक्शन हो गए हैं, जहां पे काउंसिलर्स तो इलेक्ट हो गए हैं, यानी कि पार्षद लोग इलेक्ट हो गए हैं। मेयर के इलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मेयर के इलेक्शन यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंटली। आई डोंट नो, एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोविजन था कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, बट पता नहीं क्या हुआ है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, जो काउंसिलर्स हैं वो ही वोट करेंगे मेयर को। तो ये चीज चल रही है और इस पे अभी टफल चल रहा है कि इसकी डेट फिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। जो म्यूनिसिपल एरिया, अर्बन लोकल बॉडी है, काउंसिलर और मेयर, ये बता दें, ये 3 तरह की हो सकती है। जो लार्ज अर्बन एरिया है वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे कि दिल्ली हो गया या बॉम्बे मुंबई हो गया, वो बड़े एरिया है काफी, वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज होती है, और टाउन काउंसिल होती है, नगर पंचायत, जो ट्रांजिशनल एरियाज है, यानी कि जो विलेज एरिया है, रूरल से अर्बन अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये अर्बन लोकल बॉडी के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन थी जो सारी बता दी है। यहाँ पे ये अभी न्यूज में थी क्योंकि वो दिल्ली का एक्ट अमेंड हुआ है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को अमेंड किया गया है, जहां पे कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बट यूपीएससी में जनरली इतना डिटेल में नहीं आता है, वो आपसे लोकल बॉडी के बारे में ही पूछ सकते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम्स और क्या इश्यूज हैं, क्या उसके प्रोविजंस है, कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड है, वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 2, FAO फूड प्राइस इंडेक्स। नाउ नथिंग इज, जब भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो हम एक बास्केट ऑफ गुड्स से करते हैं। कि सपोज कीजिए, एक हाइपोथेटिकली एक बास्केट ऑफ गुड्स हमने डिफाइन की है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या क्या चीजों को कंज्यूम करते हैं, वो क्या क्या चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, वो सीरियल्स को जैसे वीट और राइस को कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा जो नॉन वेज खाते हैं वो मीट को कंज्यूम करते हैं। तो हमने एक बास्केट ऑफ गुड्स डिसाइड कर ली कि एक ये सारे गुड्स को हमने एक बास्केट में ऐड किया और हमने चेक किया कि आज इस बास्केट का प्राइस क्या है। सपोज कीजिए 2015 में हमने ये बास्केट डिसाइड की और हमने चेक किया कि इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस आया 100 रुपीज। ये जो बास्केट है, ये बास्केट ऑफ गुड्स 100 रुपीज की मिल जाती है किसी भी कंट्री में। इंडिया में, अगर हम इंडिया के लेवल पे देख रहे हैं तो इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं तो एक एवरेज वो देखते हैं कि एवरेज किसी कंट्री में इस बास्केट का प्राइस क्या है। सपोज की जब इंडिया लेवल पे देखते हैं तो 2015 में इस बास्केट का प्राइस आया 100 रुपीज। नाउ हमने चेक किया कि अब इन्फ्लेशन, अगले साल जब हमें चेक करना है कि महंगाई कितनी हुई, तो हम इसी बास्केट को चेक करेंगे कि 2016 में इसका प्राइस क्या हो गया। तो सपोज कीजिए 2016 में इसका प्राइस हो गया 110 रुपीज, तो यानी कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया। तो इस तरह से इन्फ्लेशन चेक होता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सॉरी, एक बॉडी है, ठीक है। FAO इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है जो फूड प्राइस इंडेक्स को मेजर करती है कि इन्फ्लेशन ग्लोबली कितना बढ़ा है, और हर साल अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करती है। वो ही रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि एक बास्केट के ऊपर ये जैसे कि डेयरी मिल्क और ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द थिंग। मेथोडोलॉजी के बारे में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया इन्फ्लेशन का, उसको ध्यान रखना है। इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मॉनिटरिंग फूड प्राइस ट्रेंड्स। क्या इंपॉर्टेंस क्या इस इंडेक्स की, पता चलता है ना इन्फ्लेशन कितना हुआ, कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर्स का, क्या उस लेवल में इनकम इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, क्या पॉवर्टी जो पुअर पीपल है उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हम पॉइंट्स अपने आप ही निकाल सकते हैं ना, तो इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो, डेवलप करो, ठीक है। With this, let's move to topic number 3, पिनाका मिसाइल सिस्टम। यूपीएससी की एक आदत है डिफेंस सिस्टम्स पे भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो ऐसा ही एक पिनाका मिसाइल सिस्टम है। पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है? ये है पिनाका मिसाइल सिस्टम। ये एक रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर का क्या मतलब है? इसके अंदर 12 मिसाइल्स एक साथ रिलीज की जा सकती है। तो कितने कमाल की बात है, 12 मिसाइल्स। इसकी अगर कोई वीडियो देखो है ना, कितनी अच्छी होगी कि एक साथ 12 मिसाइल रिलीज हो रही है। तो पिनाका मिसाइल सिस्टम यही है, ये एक रॉकेट लॉन्चर की तरह है, जहां पे 12 मिसाइल्स को आप हाईली प्रिसीजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन आर्मी अभी इसको यूज कर रही है और डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है मतलब ये इंडिजीनियस है। तो इस पे स्टेटमेंट्स क्या आ सकते हैं यूपीएससी में जब क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? दिस इज अ रॉकेट लॉन्चर विच लॉन्चेस 36 मिसाइल्स इन वन गो। तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 12 मिसाइल्स एक साथ लॉन्च की जा सकती है। इट इज अ बोरो टेक्नोलॉजी विच इज बोरोड फ्रॉम इसराइल, की इसराइल से टेक्नोलॉजी हमने बोरो किया नहीं, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिया में। इट इज यूज्ड बाय अमेरिकन फोर्सेज। तो इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड्स में विद 75 किलोमीटर की रेंज में प्रिसाइसली डिलीवर कर सकता है। इट्स हाईली मोबाइल। देखिए यहाँ पे आर्मी के ट्रक पे लेके जा रहे हैं इसको, हाईली मोबाइल है, कहीं भी लेके जाया जा सकता है। इंडियन आर्मी इसको डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशन में प्रेफरेंटली यूज करिए, स्पेशली हमारे प्यारे एलओसी पे। एलओसी जो हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, उस पे। गेटिंग माय पॉइंट। इसके दो वेरिएंट्स है, पिनाका मार्क 1 और पिनाका मार्क
2। दोनों में मेनली रेंज का डिफरेंस है और थोड़ी बहुत बाकी की है, तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट इट वाज इन द न्यूज रिसेंटली बिकॉज डॉर्नियर का एक कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव कर दिया है। सो व्हाट इज डॉर्नियर, लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड, ये हैंग हो गया है जैसे दिस इज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जिसमें कार्गो और पैसेंजर्स दोनों को ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दैट इंप्लाइज कि सिविलियन यूज भी है, कमर्शियल यूज भी है, ऑफ कोर्स डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, और इवैक्यूएशन, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएशन प्रोग्राम करती रहती है, तो इवैक्यूएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय जर्मन बेस्ड कंपनी, जर्मनी की कंपनी है डॉर्नियर, उन्होंने डेवलप किया है इसको। बट जर्मनी की डॉर्नियर कंपनी है, इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर HAL है वो भी ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए डेवलप कर सकती है। HAL हैज बीन प्रोड्यूसिंग डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अंडर लाइसेंस फ्रॉम फेयरचाइल्ड डॉर्नियर। ये जो जर्मनी की कंपनी है, इससे लाइसेंस के अंडर HAL भी डेवलप कर सकती है, और HAL डेवलप कर रही है। अभी ये न्यूज में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डॉर्नियर 228 की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट को अप्रूव किया है, जो कि मेड इन इंडिया है, यानी कि HAL ने डेवलप किया है। जर्मन कंपनी, ओरिजिनली जर्मन कंपनी बनाती है, बट HAL ने इसको अभी डेवलप किया है। वैरायटी ऑफ मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, पैसेंजर, कार्गो, एरियल सर्वे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एरियल एम्बुलेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो इसके वैरायटी ऑफ ऑपरेशन है। आप देख सकते हो ना कि पैसेंजर है कि इसके अंदर पीपल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्पेस काफी अच्छा है, तो इसके यूजेस काफी वाइड है। विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 5, इंडियन टेंट टर्टल। अब इंडियन टेंट टर्टल क्या है? रिसेंटली हमने एक और टर्टल की स्पीशीज डिस्कस की थी, जो वल्नरेबल था, उसका स्टेटस कौन सा था? वो कार्निवोरस टर्टल थे ना, ओलिव रेडले टर्टल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अलग अलग टर्टल्स की स्पीशीज काफी न्यूज में है, बिकॉज इंडिया की काफी बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन काफी बड़ी होने की वजह से टर्टल स्पीशीज और बाकी की मरीन स्पीशीज काफी न्यूज में रहती है, बिकॉज दे ऑल्सो फेस थ्रेट्स लाइक इलीगल सैंड माइनिंग, स्मगलिंग, ठीक है। तो अभी नर्मदा रिवर में एक इन्हीं तरह की कुछ एक्टिविटीज की वजह से इंडियन टेंट टर्टल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उसको थ्रेट है। ये है इंडियन टेंट टर्टल, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इट इज नेटिव टू इंडिया, गेटिंग माय पॉइंट, कि ये कहीं से बाहर से नहीं आया, इंडिया में नेटिव है, और इंडिया की जो फ्रेश वाटर रिवर इकोसिस्टम है वहां पे ये पाया जाता है। इट्स अ स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल, मरीन स्पीशीज नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मरीन स्पीशीज नहीं है, ये फ्रेश वाटर टर्टल्स है। जो ओलिव रेडले टर्टल्स थे वो मरीन स्पीशीज थी, ये मरीन स्पीशीज नहीं है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी रिवर बेसिन में ये पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र में एक और स्पीशीज जो काफी न्यूज में रहती है वो पाई जाती है, जिसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भी इन दोनों रिवर सिस्टम में पाई जाती है। तो वो स्पीशीज के बारे में आप डिटेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सिर्फ एक डिटेल बता दो, उसका IUCN स्टेटस क्या है। गेटिंग माय पॉइंट, इतना सा बता दो यार, अब थोड़ा सा कमेंट तो करा करो ना, ऐसे मतलब बिल्कुल ही तो काम नहीं चलता ना, पैसिव मत होना यार। तो चलो इंडियन टेंट टर्टल पे वापस आते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल है जो रिवर इकोसिस्टम में पाया जाता है। इट इज मीडियम साइज टर्टल्स, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। ये इस तरह के स्टेटमेंट से बातें जनरली करेक्ट होती है, क्योंकि इतना डिटेल में कौन देखता है भाई इनको। स्लो मूविंग वाटर बॉडीज है, ये ध्यान रखना, मरीन एरियाज में नहीं पाए जाते, फ्रेश वाटर स्पीशीज है ये, इस बात का ध्यान रखना। दे आर ओमनिवोर्स, फीडिंग ऑन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, एक्वेटिक प्लांट, फिशेस, इंसेक्ट, सभी कुछ चलता है। IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। गेटिंग माय पॉइंट, विद दिस लेट्स मूव टू अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। UPSC में प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था, जिसको आपने आंखों से पीना है और दिमाग में उतार लेना है। गेटिंग माय पॉइंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट को बेस्ट सूट करता है? फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी? बताओ क्या आएगा आंसर। मैंने जब टॉपिक डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था, मेन एम जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोवेस्ट लेवल तक डेमोक्रेसी पेनिट्रेट करनी चाहिए। बट फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये इसके कुछ आउटकम्स साथ में हमें मिल गए हैं एज अ गिफ्ट, बट ये एम नहीं था, मेन एम यही था। गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए बी इसका सबसे परफेक्ट आंसर आता है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी सभी जगह नहीं है, कुछ एक स्टेट्स में गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रेरोगेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बी। सो विद दिस टुडे सेशन एंड हियर, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इफ यू डिड सो प्लीज लाइक द सेशन, कमेंट, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।